आज के इस सेशन में सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 4 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर मैं हल करने वाला हूं। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखे। इसके अंदर 12 प्रश्न है। 12 का पहला है, वारसा संधि कब हुई थी? वारसा संधि कब हुई थी दोस्तों? 1955 के अंदर वारसा संधि होती है। कब होती है? 1955 के अंदर वारसा संधि होती है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? वर्तमान विश्व में अमेरिका है जो एकमात्र महाशक्ति है। दोस्तों इसके अंदर चार ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपको याद कराना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कब बना? 1971 के अंदर बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र बना था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय क्या है दोस्तों? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। और मेरा आपसे निवेदन है कि हेग किस देश में स्थित है? हेग जो स्थान है वो किस देश के अंदर है? पांचवा प्रश्न है हमारा, एंटी ब्लेस्टिक मिसाइल संधि, एंटी ब्लेस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1972 के अंदर एंटी ब्लेस्टिक मिसाइल संधि हुई थी। छठा प्रश्न है हमारा, धरती के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, वह कौन सी है दोस्तों? इसके अंदर चार ऑप्शन थे दोस्तों, चार में से आपका सही आंसर था ओजोन गैस की। किस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है? तो ओजोन कौन सी गैस है? ओजोन गैस है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, विभाजन के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कुल कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 565 थी। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको मोस्ट लगा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ये प्रश्न दोस्तों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आ चुके हैं। और आपसे मेरा निवेदन है, क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अब अगर आपने क्लास 12th का अर्धवार्षिक पेपर नहीं देखा इस चैनल पर तो ज़रूर देखें। वह इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है ऐसा इस तरह वीडियो बनाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा नवा प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस वर्ष आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिश्रित आर्थिक प्रणाली को भारत ने अपनाया था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, दलित पैंथर्स का गठन किया गया। दलित पैंथर्स का गठन कब किया गया? 1972 के अंदर दलित पैंथर्स का गठन किया गया। और 12वां प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या कब होती है? 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों जो कलर चेंज किए वह रिक्त स्थान है, आप सीधे पढ़ लो इसको। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। किस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से ही समाप्ति से ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है। दूसरा है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सा पैक्ट था। क्या था दोस्तों? वार्सा पैक्ट था। तीसरा है, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। चौथा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों इसके अंदर ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा है, दलितों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित कानून 1989 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। छठा है, बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना कब की है दोस्तों? 1992 के
दिसंबर महीने की घटना है। कब की है दोस्तों? बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी थी। कब घटी थी? दिसंबर माह में घटी थी। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। परमाणु अपसार संधि कब हुई? परमाणु अपसार संधि कब होती है दोस्तों? 1 जुलाई 1968 को होती है। कब होती है? 1 जुलाई 1968 को होती है परमाणु अपसार संधि। आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी? जिसका उत्तर होगा दोस्तों अक्टूबर 2017 में सोवियत संघ में। कहाँ बनी दोस्तों? अक्टूबर 2017 में सोवियत संघ में बनती है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। छठा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। साप्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है दोस्तों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा का पूरा नाम है। छठा प्रश्न है, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? मेघालय राज्य का निर्माण कब होता है दोस्तों? 1972 के अंदर मेघालय राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1944 में उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव को तैयार किया। उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न आपको दो नंबर के प्रश्न के रूप में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या है? तो आपको आंसर में देना है कि 1944 में उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उसे क्या कहा गया है? बॉम्बे प्लान कहा गया है। आठवां प्रश्न है, 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। नवा प्रश्न है, पंचायती राज की स्थापना कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हुई? इसका आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां प्रश्न की। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। कब हुई? 1990 में हुई। नेक्स्ट हम 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, जब किसी भी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिशंकु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशंकु संसद कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है, 1989 के चुनावों के पश्चात केंद्र में जनता दल ने किसके नेतृत्व में सरकार बनाई? तो इसका आंसर होगा वीपी सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? वीपी सिंह के नेतृत्व में। हमारा चौथा प्रश्न है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाद विवाद, रेडियो प्रसारणों तथा सैनिक शक्ति के प्रसार द्वारा लड़े गए स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं बार बार दोहरा देता हूँ कि शीत युद्ध वह अवस्था है जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। दोस्तों दो देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो। केवल कौन सा युद्ध हो? कागजी युद्ध होना चाहिए। कागजी युद्ध होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाद विवाद, रेडियो प्रसारणों और सैनिक शक्ति के प्रसार द्वारा लड़े गए स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों ने क्यों आकर्षित किया? कोई दो कारण बताइए।
शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने, दोस्तों यहाँ क्या महाशक्तियों नहीं, ये महाशक्तियों हैं, महाशक्तियों ने छोटे देशों को निम्न कारणों से आकर्षित किया। पहला कारण है, महाशक्तियाँ इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मन के देश की जासूसी कर सकती थी। जिसका पहला कारण था दोस्तों, महाशक्तियाँ इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मन के देश की जासूसी कर सकती थी। दूसरा कारण है, छोटे देशों ने गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे। इससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। ये भी दोस्तों एक कारण था कि छोटे देशों ने गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे। इससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहलाती है? जिसका आंसर है, शीत युद्ध के उत्कर्ष के चरम दौर में सन 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। दोस्तों यह एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। कब की गई? 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। ये घटना शीत युद्ध के प्रारंभ की प्रतीक रही है। सन 1989 में पूर्वी जर्मनी को आम जनता ने इसे गिरा दिया था। बर्लिन को प्रश्न, छोटा प्रश्न बन सकता है कि बर्लिन को दीवार कब गिराई गई और किसने गिराई? बर्लिन की दीवार दोस्तों 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिराई थी। किसने गिराई थी? पूर्वी जनता की आम जनता ने गिराई थी, इसे गिरा दिया। ये घटना जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति तथा शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत थी। इस घटना से क्या होता है दोस्तों? साम्यवादी जर्मनी में एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति होती है और शीत युद्ध की दौर की समाप्ति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, सोवियत प्रणाली का पूर्वी यूरोप या दूसरी दुनिया पर क्या प्रारंभिक प्रभाव पड़ा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल में से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारण है। पहला कारण है, यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। दोस्तों तीन गुट है, सेना हो गई एक धर्म हो गई, एक भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा रहता है। दूसरा है, भारत के साथ निरंतर तानातानी रहने के कारण सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत है। भारत के साथ पाकिस्तान की निरंतर तानातानी रहने के कारण सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत है। तीसरा है दोस्तों, विकसित देशों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। विकसित देशों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, अस्त्र नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? अस्त्र नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने और उनको हासिल करने के संबंध में कुछ फायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसे सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि नंबर 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि इत्यादि संधियां अस्त्र नियंत्रण के उदाहरण हैं। अस्त्र नियंत्रण क्या है दोस्तों? ये आपको समझ आया होगा कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने यानी हथियारों को बढ़ावा विकसित करने अथवा उसको हासिल करने के संबंध में कुछ फायदे हैं, कानूनों को पालन करना पड़ता है। इसके दो उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों आपको, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, निरस्त्रीकरण से क्या अवश्य है, क्या आशय है? ठीक है ना, ये दोस्तों टाइप सही नहीं हो पाया इसलिए। तो निरस्त्रीकरण क्या है? आंसर होगा, निरस्त्रीकरण सुरक्षा की इस धारणा पर आधारित है कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियार से बाज आएं। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। निरस्त्रीकरण क्या है? निरस्त्रीकरण सुरक्षा की इस धारणा पर आधारित है कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो और निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए।
नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है मूलवासियों को परिभाषित कीजिए। मूलवासी क्या है दोस्तों? मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूद देश में लंबी समयावधि में रहते चले आ रहे हैं, यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनको अपने अधीन कर लिया, तथापि वह अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम के अंदर आ सकता है प्रश्न, मूलवासी कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैं वापस पुनः दोहरा देता हूँ दोस्तों। मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूद देश में लंबी समयावधि से रहते चले आ रहे हैं, यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनको अपने अधीन कर लिया, तथापि वह अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? उपनिवेशवाद क्या है दोस्तों? उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसे प्रेरित होकर प्राय एक शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्र या किसी राष्ट्र विशेष के किसी भाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर उसके आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन का शोषण अपने हित के लिए करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है और आपके भी ये आ सकता है उपनिवेशवाद क्या है, इसलिए इसको थोड़ा सा मोस्ट लगा लेना, आ सकता है। 13वां प्रश्न है निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने होने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये निर्दलीय उम्मीदवार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये भारतीय दल व्यवस्था के हित में नहीं है। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण एवं विस्तार से आशय क्या है। सार्वजनिक आंसर होगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण एवं विस्तार से आशय है भारी उद्योगों, कोयले तथा तेल की खोज तथा परमाणु ऊर्जा के विकास, अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के पास होना तथा इसके लिए वित्तीय तथा मानव शक्ति संसाधन का प्रबंधन सरकार द्वारा करना है। ये दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण एवं विस्तार का आशय आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया है कि भारी उद्योगों, कोयले तथा तेल की खोज तथा परमाणु ऊर्जा के विकास, अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के पास होना चाहिए तथा इसके लिए वित्तीय तथा मानव शक्ति संसाधन का प्रबंधन सरकार द्वारा करना चाहिए। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो समस्याएं बताइए। क्या है दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या? पहली है सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, जिसके कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंधन व्यवस्था को कुशल होना है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे मेरा सवाल है कि ये लाल फीताशाही क्या होती है, इसके बारे में भी बताइए। ये लाल फीताशाही के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को साथ क्यों दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाना है दोस्तों, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचकर 1966 में श्री गांधी का साथ दिया प्रधानमंत्री पद के लिए दिया गया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव नहीं होने के कारण समर्थन व दिशा निर्देशन के लिए वह उन पर निर्भर रहेगी। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। प्रशासन और राजनीतिक मामलों के अंदर इंदिरा गांधी अपनी कार्यकुशलता के साथ कार्य करती थी, इसलिए उन नेताओं ने सोचा कि प्रधानमंत्री उन्हीं को दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से कब और किस रूप में शामिल हुई? अथवा के अंदर है भारत और बांग्लादेश सहयोग के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। पहले का उत्तर है दोस्तों भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबदबा रहा कि वह श्रीलंकाई तमिल के हितों की रक्षा करे। भारत सरकार समय समय पर इस संदर्भ में श्रीलंका सरकार से बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका के तमिल मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समझौता किया था। श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत ने शांति सेना को भेजा, लेकिन शांति सेना अंततः लिटे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में भारत की दखलंदाजी समझा। परिणाम स्वरूप शांति सेना अपना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली गई। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। दूसरा है हमारा प्रश्न था भारत और बांग्लादेश सहयोग के मुद्दों को स्पष्ट करना है। अथवा का उत्तर है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के मुद्दे। भारत और बांग्लादेश निम्नलिखित मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं। पहला आंसर होगा दोस्तों पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए। दूसरा है दोस्तों बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एरिया से संपर्क साधने की बात
है। लुक ईस्ट नीति क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे आगे हम 100%। और एक्ट ईस्ट नीति क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है आपदा, तीसरा इसका पॉइंट है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों के निरंतर सहयोग किया। चौथा है इस बात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हम 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है वैश्विक राजनीतिक में पर्यावरण की चिंता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा है पर्यावरण के संबंध में दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। वैश्विक राजनीतिक में पर्यावरण की चिंता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैश्विक राजनीतिक में पर्यावरण की चिंता का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों विश्व में कृषि योग्य भूमि की उर्वरता की कमी होना, चारागाहों के चारे खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने तथा जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। दोस्तों ध्यान से पढ़ो, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व के कृषि योग्य भूमि में उर्वरता की कमी होने और चारागाह के चारे खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने तथा जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। दूसरा इसका कारण है प्रदूषित पेयजल व स्वच्छता की सुविधा की कमी के कारण विकासशील देशों में 30 लाख से ज़्यादा अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। कितने वर्ष दोस्तों, 30 लाख से बच्चे प्रतिवर्ष शुद्ध पेयजल की कमी से मौत के शिकार हो रहे हैं। कितनी बड़ी घटना घट रही है देश के अंदर। इसलिए आपको पर्यावरण को हर एक पहलू को समझना चाहिए, ध्यान से केंद्रित होकर उसे पढ़ना चाहिए और उस पर अपने आप को झोंक देना चाहिए कि पर्यावरण से हमारी रक्षा हो रही है तो हम पर्यावरण की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हर एक छात्र को, हर एक बच्चे को वर्ष में एक पौधा लगाना चाहिए। और जिस प्रकार एक माँ अपने छोटे से बालक को किस प्रकार से धीरे धीरे बड़ा करती है, उस प्रकार आप भी एक पौधे को बड़ा करके पर्यावरण के अंदर कुछ थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हो हमारे शुद्ध पर्यावरण को रखने के लिए। जरूर करिए दोस्तों। अगर आप वर्ष में एक पौधा लगाते हो तो जय हिंद लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वनों के अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता में कमी आ रही है। चौथा है वायुमंडल में ओजोन गैस की परत में छेद होने से पारिस्थितिकीय तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। पांचवा है दोस्तों समुद्र तटों पर बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। ये दोस्तों पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण के अंदर कारण हमने स्पष्ट किया। अथवा का उत्तर है पर्यावरण के संबंध में दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध के देशों में दृष्टिकोण का अंतर हम पता करते हैं। पर्यावरण को लेकर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उत्तर के पहला है दोस्तों उत्तर के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है, उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और दूसरा है विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर वह प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। ये दोस्तों इसके अंदर अंतर बताए गए हैं। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, अपन को इनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपन को ये पढ़ना ज़रूर है, लेकिन आप हमारे देश को पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए वर्ष में एक पौधा ज़रूर लगाइए और उसको अपने आप में बड़ा करने को झोंक दीजिए। दोस्तों एक पौधा बहुत बड़ा मायने रखता है। 19वां प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिंसा था, कारण बताइए। अथवा के अंदर है जन आंदोलन का क्या अर्थ है, दल समर्थित दलीय और स्वतंत्र निर्दलीय आंदोलन का स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। आंसर है वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर के आंध्र प्रदेश के गांवों में महिलाओं ने ताड़ी अर्थात शराब के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। इस आंदोलन ने जब वृहद रूप धारण कर लिया तो ये महिला आंदोलन का हिस्सा बने गया, क्योंकि ये ताड़ी विरोधी के साथ साथ घरेलू हिंसा, तेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन बन गया है, जो कि महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे हैं। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर एक छोटा 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि ताड़ी आंदोलन के मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं या महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं। देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन के साथ साथ एक तो घरेलू हिंसा थी, एक था दहेज प्रथा, तीसरा था कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन बन गया था, जो महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है इस आंदोलन की महिलाओं के मुद्दों पर प्रति समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हुई। तीसरा इसे महिलाओं के विधायिका में दिए जाने वाले आरक्षण के मामले उठे, ठीक है ना। इस प्रकार ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा बना। अथवा के अंदर आंसर है दोस्तों इसका जन आंदोलन प्रजातांत्रिक मर्यादा तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों, कानूनों व प्रशासन सहित किसी मुद्दे पर व्यक्ति के समूह और समूह के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना जन आंदोलन कहलाता है। जन आंदोलन क्या है दोस्तों, इसकी विशेष चर्चा आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। प्रजातांत्रिक मर्यादा तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों,
कानून व प्रशासन सहित किसी मुद्दे पर व्यक्तियों के समूह या समूह के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना जन आंदोलन कहलाता है। इसका जन आंदोलन क्या दल आधारित आंदोलन क्या है? जब कभी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के समर्थक प्राप्त समूहों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं तो उन्हें दलीय आंदोलन कहा जाता है। जैसे किसान सभा आंदोलन एक दलीय आंदोलन था। दूसरा है स्वतंत्र जन आंदोलन। जन आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं तो वह निर्दलीय जन आंदोलन कहलाता है। जैसे चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन। दोस्तों, एक दलीय आंदोलन क्या होता है? इसके निर्दलीय जन आंदोलन क्या होता है? जब आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे निर्दलीय जन आंदोलन कहते हैं। जहाँ पर ऐसी स्थिति हो जहाँ पर आंदोलन करने लायक हो लेकिन असंगठित लोग जल्दी से संगठित होकर एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं तो इसको स्वतंत्र जन आंदोलन या निर्दलीय जन आंदोलन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दोस्तों चिपको आंदोलन और दलित पैंथर्स आंदोलन। ये इसके 2 उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है शाहबानो मामला क्या था? इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी रुख क्यों अपनाया? और अथवा के अंदर है भारत में वामपंथी व दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए तथा उनके विचारधाराओं में कोई अंतर लिखिए। शाहबानो मामला क्या है दोस्तों? शाहबानो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का है। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजरा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरानपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को पास किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टिकरण करार दिया। अथवा का आंसर है दोस्तों प्रमुख वामपंथी तथा दक्षिणपंथी राजनीतिक दल कौन कौन से थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में वामपंथी विचारधारा के पोषक दल कौन कौन से? देखो, CPM, CPI, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक तथा एवं समाजवादी पार्टी। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा का पोषक दल एक भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको अंदर ये छोटा प्रश्न बन सकता है, दक्षिणपंथी विचारधारा से पोषक दल कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी। कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी है। और जो वामपंथी विचारधारा के प्रमुख दल है वो ऊपर दिए गए दो को CPM, CPI, रिपब्लिक पार्टी, ये दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, ये आपको याद रखना है। वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर क्या है, इसके बारे में। वामपंथी दल धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक न्याय, राष्ट्रीयकरण आदि का समर्थन करते हैं। जबकि दक्षिणपंथी दल भारतीय संस्कृति, प्रबल राष्ट्रवाद, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों का समर्थन करते हैं। दूसरा है वामपंथी दल सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक है जबकि दक्षिणपंथी दल निजी क्षेत्र के समर्थक है। 21वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मताधिकार प्रतिशत को संबंधित देशों के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों पहला है 16.52। 16 पॉइंट मताधिकार और देश बताए गए 16.52। ये दोस्तों इसको मिलान करना है किससे? 16 पॉइंट इसको मिलान करना है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है दोस्तों 6.9। 6.9 को कौन करता है दोस्तों? चीन करता है। कौन? चीन। तीसरा है दोस्तों 2.64% है तो जो कौन करता है दोस्तों? भारत करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत करता है। चौथा है दोस्तों 2.59%, जो कौन करता है दोस्तों? रूस करता है। कौन करता है? रूस करता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अथवा के अंदर बात करते हैं। अथवा का प्रश्न है दोस्तों 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में योगदान देने वाले देशों को उनके योगदान प्रतिशत से सम्मिलित करें। 2019 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सालाना बजट पेश किया जाता है उनके अंदर जो देश हिस्सा देते हैं उनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। दोस्तों पहला है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में कितना योगदान देता है? 22% देता है। कितना देता है दोस्तों? 22% देता है। दूसरा है हमारा दोस्तों चीन। चीन कितना देता है दोस्तों? 12% चीन देता है। कितना देता है? 12% चीन देता है। तीसरा है दोस्तों जापान। जापान दोस्तों इसके अंदर कितना योगदान देता है? 8.5 योगदान जापान देता है। चौथा हमारा था जर्मनी। जर्मनी इसके अंदर योगदान प्रतिशत शामिल नहीं किया है और भारत का इसके अंदर योगदान कितना है दोस्तों? 0.8% राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के बजट के अंदर भारत का योगदान है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है भारत में देशी राज्यों के विलय पर एक निबंध लिखिए। अथवा के अंदर है भारत विभाजन के साथ जो समस्याएं विरासत में मिली थी इनका उल्लेख कीजिए। देशी रजवाड़ों या रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता के तुरंत पहले ब्रिटिश शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता में से स्वतंत्र हो जाएंगी तथा ये रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ये फैसला लेने पर मताधिकार राज्यों को दिया गया था। ये गंभीर समस्या थी
और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का समाधान सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों के विलय की समस्या का समाधान निम्न प्रकार 3 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण था दोस्तों एकीकरण। प्रथम चरण में अधिकांशतः देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में स्वेच्छा से अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। दोस्तों आपको एक छोटा प्रश्न यह बन सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन से आप क्या जानते हो। इंस्ट्रूमेंट एक्शन से आप क्या जानते हो दोस्तों, ऐसे लिखना है। भारतीय एकीकरण के प्रथम चरण में अधिकांशतः देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में स्वेच्छा से अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों द्वितीय चरण है दोस्तों अधिमिलन। मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था, परंतु सरदार पटेल ने अपने रणनीतिक कौशल सूझबूझ से इन रियासतों को भारत में विलय होने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरा चरण है दोस्तों प्रजातांत्रिक। इस चरण में देशी राज्यों के प्रांतों में भी संसदीय प्रणाली लागू की गई तथा निर्वाचित विधानसभाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार इसमें प्रजातांत्रिक समस्या को हल किया गया। अथवा का दोस्तों उत्तर है भारत में विभाजन के साथ जो समस्या हुई थी उसके बारे में तीसरा प्रश्न है। भारत विभाजन के साथ भारत को जो समस्या विरासत में मिली उन्हें विभाजन की विरासत कहा जाता है। ये समस्या निम्नलिखित थी। पहला था दोस्तों शरणार्थियों की समस्या। भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या लाखों में थी, अतः सरकार के सामने इन लोगों के पुनर्वास की कठिन समस्या सामने आई। भारत सरकार को न केवल इन शरणार्थियों लोगों हेतु भारत में रहने के लिए घरों की व्यवस्था करनी थी, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर यह समझाना था कि यहाँ उन्हें सुरक्षित रूप से जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था भी की जाएगी। पंडित नेहरू ने इस समस्या के समाधान हेतु पुनर्वास मंत्रालय बनाया, शरणार्थियों के लिए जगह जगह शिविर लगाए, उन्हें बसाया तथा मुआवजे के रूप में यथा योग्य जमीन जायदाद दी तथा उन्हें भारत का नागरिक बनाया। दूसरा है दोस्तों प्रश्न है कश्मीरी समस्या। भारत के विभाजन के समय देशी रियासत कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का निर्णय लिया, परंतु पाकिस्तान ने पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा और सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। आक्रमण के अधिकांशतः पाकिस्तानी सैनिक थे। इस आक्रमण से कश्मीर के अस्तित्व को खतरा हो गया। फलतः कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत से सहायता मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को कश्मीर भेजा और इसके साथ भारत ने पाकिस्तान से ये आग्रह किया कि वह कश्मीर में अपनी सैनिक गतिविधियां बंद करे, परंतु पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। कश्मीर की समस्या पर कोई सर्वमान्य हल निकल सके, इससे तो पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मामला को ले गए, परंतु कश्मीर को समस्या का अब तक भी कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 23वां प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस सिंडिकेट पर विस्तार से लिखिए और इसके अंतर्गत में 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण थे और इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी छवि समाजवादी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। कांग्रेस सिंडिकेट कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कांग्रेस सिंडिकेट यानी कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं को पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। दोस्तों आपको छोटा प्रश्न के अंदर यहाँ पर पूछा जा सकता है सिंडिकेट के अगुवा कौन थे दोस्तों, तो के कामराज सिंडिकेट के अगुवाई थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी के एस.के. पाटिल, मैसूर के एस. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर अवरोध हुए थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्री परिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर की लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। ठीक है ना। और इसके अथवा का अंदर जो उत्तर था हमारा कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कारण क्या थे ये आपको विस्तार से बता रहा हूँ। 1969 में कांग्रेसी पार्टी के विभाजन या फूट के प्रमुख कारण थे दोस्तों। पहला कारण था वामपंथी
दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय पर कल है। कांग्रेस के सदस्यों में इस बात पर मतभेद मुकर हो गया था कि वे वामपंथी दलों के साथ मिलकर लड़े और दक्षिणपंथी दलों के साथ। और दूसरा है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद। कांग्रेस के 1967 के में होने वाले राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेकर मतभेद था, जो पार्टी के विभाजन का कारण बना। तीसरा है युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच कलह। युवा तुर्क और सिंडिकेट के मध्य मतभेद था, जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राज्यों के पूर्वी प्रदेश को समाप्त करने के पक्ष में था, वही सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था। चौथा कारण है दोस्तों, मोरारजी देसाई की वित्त विभाग का वापस लेना। 1969 में श्रीमती गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेने के कारण भी मतभेद बढ़ा। समाजवादी छवि बनाने के लिए उठाए गए कदम। श्रीमती गांधी की सरकार ने अपनी छवि समाजवादी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला कारण है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूद कानून को क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाए और उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरा था, इंदिरा गांधी ने दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करने के लिए 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। तीसरा है, भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की संकट ने भी इंदिरा गांधी को लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, आज हमने तीसरा मॉडल पेपर पूरा हल कर लिया है, चौथा मॉडल पेपर पूरा हल कर लिया है। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो और भी अगर आप अन्य विषयों के मॉडल पेपर ऑनलाइन हल करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सदस्यता दोस्तों जरूर ले। यूट्यूब की एक रिपोर्ट आई है मेरे पास, जिसमें मात्र 7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल की सदस्यता ली है और 93% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है। दोस्तों, सदस्यता जरूर लेवे। और आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।